मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान खान टीज़ेड के टीवी पर आज एक ख़ास प्रोग्राम के साथ जनाब डॉक्टर इश्तियाक अहमद को ज़हमत दी है कि वो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हों और मखसूस मौजू जो कि हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर इसके ऊपर बहुत कम बहस होती है, लेकिन क्योंकि इस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जुलाई के अंदर अपनी 7 साला तकरीबात सेलिब्रेट की हैं और चीन का एक जब इनकलाब आया तो उसके बाद चीन का तीसरी दुनिया के ऊपर बड़ा असर था। बहुत सारी सियासत इससे मुतासिर थी। बहुत सारे सियासी पार्टियां चीन नवाज और रूस नवाज के हवाले से तकसीम भी थीं और सियासत के अंदर मौज़े-तुंग का एक एक कल्ट जो था वो बहुत सारी जगहों पे उसको आइडियलाइज किया जाता था। आप हमने देखा पाकिस्तान के अंदर भी भुट्टो साहब ने 70 के ज़माने में मौ का कोट भी पहनते थे और टोपी भी पहनते थे और उसका एक ट्रेंड आज तक कई जगहों पे मौजूद है। तो ये सारी आज आज चीन की जो सूरत हाल है, आज चीन ने अपनी 100 साला पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो जश्न मना रहे हैं और उनकी जो 1949 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ने इनकलाब अपना मुकम्मल करके अपना इक़्तिदार कायम किया, उसके हवाले से जो चीन ने तरक्की की है और 72 ईयर्स के अंदर जो एक अफीमियों की कौम जो थी वो एक सुपर पावर के तौर पे मर्ज कर रही है। तो हम इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ कि ये सारा फिनोमेना इसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का रोल इस सारी तरक्की के अंदर कहाँ तक है और चीनी कौम ओवरऑल कैसे इस सारे सिलसिले को देख रही है। हम इसके ऊपर थोड़ी सी आज बात करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आपके साथ हम जो पस मंज़र मैंने बयान किया, आप इस हवाले से कुछ अपना इब्तदाइया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर ज़मान खान साहब। ये जो आपने बैकग्राउंड दी है यही बहुत एक्सीलेंट स्टार्ट है सारी गुफ्तगू का, क्योंकि दुनिया में जो चंद बहुत बड़े इवेंट हुए हैं उनमें से एक फ्रेंच रेवोल्यूशन है, एक रशियन रेवोल्यूशन 1917 का और एक चाइनीज कम्युनिस्ट विक्ट्री इन 1949। ये 3 बहुत बड़े इवेंट हुए हैं जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया, तारीख के रुख को बदला। किस हद तक बदला वो आज हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 100 साला जो सेलिब्रेशंस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इस दफ़ा अरेंज कर रही है और बहुत उस पर जोर दिया जा रहा है। मैंने ये भी पढ़ा है कि कई वहाँ पे जो यूथ है वो दोबारा माओ जे तुंग थॉट और उस हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यकीनन इस पे बात होनी चाहिए। बात ये है कि जिस ज़माने में चाइना का दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस पैदा हुआ, फैला, मैं उस मौके का प्रोडक्ट हूँ, विटनेस भी हूँ और इसमें हिस्सा भी लिया, क्योंकि 1964 में कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू होती है, लेकिन चाइनीज़ रेवोल्यूशन का और उसका जिक्र पाकिस्तान में 62 के बाद होना शुरू हो गया, जब इंडिया चाइना वॉर हुई और हमारी दोस्ती चाइना से बढ़ी। वैसे तो 56 में मुझे याद है, आई स्टिल रिकॉल, आई वाज 9 इयर्स ओल्ड, बाग जिना में बहुत हुई थी ये क्या कहते हैं, ये जो डिस्प्ले ऑफ क्या नुमाइश नहीं, ये जो होती हैं वो जो लोग क्या कहते हैं उसे यार, ये चलाना हवा में ऊंची ऊंची जो पतंगे उड़ाते डिस्प्ले है जी, जो डिस्प्ले वाले, अच्छा वो जो पोस्टर से चलाते हैं, उसके अंदर बैनर से बना के जो चलाते हैं। बैनर्स नहीं, ये होती थी वो दे शूट अप यार, जो हम क्या करते हैं वो क्या है, इसे क्या कहते हैं, बैलून को भी उड़ा देते हैं ऊंचा सा, उसके नीचे भी लिखा होता है इश्तिहार सा। जी ये शाम की, ये रात की बात है।
अच्छा अच्छा Like had come to Lahore, हाँ खाना में आतिश, वो क्या आतिश जी हाँ जी, वो जो जी हाँ जी, वो जो आग के साथ डिस्प्ले एक था। कुमकुमे के साथ चल रहा होता है, जी 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 जी। हाँ, वो हुआ था। तो आई रिमेम्बर कि ऑलरेडी इन 56 एक अटेम्प्ट हुई थी कि पाकिस्तान और चाइना करीब आ जाएं। 62 इंडिया वॉर के बाद तो फिर ये नेचुरल एलाई हो गए, इंडिया पाकिस्तान और चाइना। और उस जमाने में हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फकार अली भुट्टो, जो सियासी तौर पे बहुत समझते थे इन चेंजेस को, और उन्होंने चाइना को बहुत पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाने दिया। हालांकि अयूब खान बेसिकली इसके हक में नहीं थे। ठीक है, 65 वॉर में चाइना से मदद भी ली गई, लेकिन आइडियोलॉजिकली अयूब खान वाज नॉट इन फेवर ऑफ चाइनीज। लेकिन जेड भुट्टो डेफिनेटली, उन्होंने चाइना को बहुत प्रमोट किया। फिर उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक था इस्लाम इज आवर रिलीजन, पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी इज आवर पॉलिटिक्स, एंड सोशलिज्म मुआशरत सोशलिज्म इज आवर इकोनॉमी। इकोनॉमी। ये जो चीजें हैं, ये माओ सोच का असर ही था। उस जमाने में जब हम भी इस सियासत का हिस्सा बने, तो एनएसओ, नेशनलिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक्टिविस्ट रहा, जो कि प्रो माओ प्रो चाइना थी। उसके बाद हम मजदूर किसान पार्टी में भी मैं चला गया बिफोर आई केम टू स्वीडन। तो वो जो एक था ना कि पेजेंट सोसाइटीज चाइना के रेप्लिकेट करें इनकलाब को। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं। जब माओ ने अपने इनकलाब की बात की थी, तो उसकी जो थ्योरी थी ना, क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी एंड सो ऑन, उसमें एडवांस कैपिटलिस्ट मुल्कों में एक अवामी इनकलाब, नॉट नेसेसरीली वायलेंट, लेकिन अवामी इनकलाब आना था, जिससे चंद मोनोपोली कैपिटलिस्टों का जो जोर है वो टूट जाता और सोशलिज्म आ जाती। और माओ और एंगल्स का ख्याल था कि ये या जर्मनी में होगा, या इंग्लैंड में, या ज्यादा फ्रांस में, द थ्री मोस्ट एडवांस कंट्रीज। इस सोच को लेनिन ने तब्दील किया। उन्होंने कहा कि जब तक ये वहां पे इनकलाब नहीं आता, तो क्या हम अपनी सोसाइटीज को बदलने में ना क्या रुक जाए। तो उन्होंने फिर थ्योरी बनाई द वैनगार्ड पार्टी, कि जरूरी नहीं कि मिलियंस ऑफ वर्किंग क्लास प्रोलिटेरिएट ही इनकलाब करे। इनकलाबियों की एक पार्टी भी जो है अपने डिसिप्लिन और अपनी कमिटमेंट के जरिए से हिस्ट्री को शॉर्टकट करके इनकलाब कर सकती है। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ। अब फर्क ये है कि ये ज़ारिस्ट रशिया तो कोई इंडस्ट्रियली इतना एडवांस मुल्क नहीं था, बल्कि वो तो कॉलोनी था। जर्मन और फ्रेंच और ब्रिटिश कैपिटल वहां पे इन्वेस्टेड थे। ठीक है, लिहाजा लेनिन हैड ऑलरेडी चेंज्ड द मॉडल ऑफ रेवोल्यूशन। अब जब हम चाइना आ जाते हैं, तो बिल्कुल सोसाइटी चेंज हो जाती है, कि ना सिर्फ के वर्किंग क्लास वहां पे बहुत थोड़ी थी, लेकिन जो वहां पे स्ट्रगल हो रहा था वो तो गांव की सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा हुआ। रूरल माओ ने फिर थीसिस बनाया कि ठीक है, वर्किंग क्लास इज द लीडिंग क्लास ऑफ द रेवोल्यूशन, लेकिन द मैस सपोर्ट ऑफ द पेजेंट्री इज द डिसाइसिव क्लास। तो पेजेंट्री का रेवोल्यूशन हुआ। जाहिर है पाकिस्तान, इंडिया, बेतहाशा दुनिया के उस जमाने के थर्ड वर्ल्ड के ममालिक में माओ जे टुंग थॉट was taken as the gospel of revolution। समझ गए आप? तो सही सही। बहुत इम्पैक्ट हुआ। उस वक्त जो चाइना के अंदर चियांग काई शेक की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, अगर माओ जेतुंग ना होता तो क्या चाइना आज चेंज हो जाता इस तरह से? देखिए, दो तीन चीजें हैं। चाइना ने जापानीज इंपीरियलिज्म को डिफीट किया। ये देखें, बेसिकली जो चाइनीज फ्रीडम मूवमेंट है, वो एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट थी। जापानीज ऑक्यूपेशन कई दफा चाइना की हुई। 31 के बाद तो उन्होंने बहुत जुल्म किया। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 75 मिलियन लोग मारे गए हैं, लेकिन सिर्फ ईस्टर्न या साउथ ईस्ट यानी चाइना के अंदर
Japanese are alleged to have killed anywhere between 20 to 25 million Chinese. Japanese occupation was brutal. तो उसके साथ जो लोग लड़े उसमें एक नेशनलिस्ट थे. नेशनलिस्टों का स्ट्रगल तो पहले शुरू से ही चल रहा था. और डॉक्टर सुन याट सेन जो थे वो उनके लीडर थे. लेकिन उनकी डेथ के बाद फिर ये दो हिस्से हो गए, चेंग काई शेक और कम्युनिस्ट. इन दोनों का फिर मुकाबला हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीत गई. चेंग काई शेक को वहां से भागना पड़ा टू व्हाट इज फॉर्मोसा, नाउ नोन एज ताइवान. तो अब दो चाइना हैं. दोनों क्लेम करते हैं वी आर द रियल चाइना. हुआ क्या है, चाइनीज इनकलाब सोवियत मॉडल को उन्होंने अप्लाई किया अपनी डेवलपमेंट के लिए, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को उन्होंने कलेक्टिवाइज किया. लेकिन सोवियत यूनियन में हैवी इंडस्ट्री पे जोर था. इन्होंने एक और मॉडल लाए, कहते हैं द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कि आप अपने गांव में अपने घरों में छोटे छोटे फर्नेस बनाएं और खुद ही अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दें. तो उस रेवोल्यूशन से आज़ादी तो मिल गई. उसमें जो कानून बनाए गए बहुत प्रोग्रेसिव थे. देखे, चाइनीज कल्चर के अंदर एक प्रेजुडिस था कि जिन औरतों के पाँव लंबे होते हैं वो बदसूरत होती हैं. शक्ल की बजाय लोग पाँव की तरफ चाइना में बहुत जोर था. तो वहां पे मेटल की शूज पहना देते थे औरतों को, जिनसे उनके पैर जो हैं बढ़ नहीं थे सकते, वहां पे क्रैक हो जाते थे. उसको खत्म किया. कानून बनाए गए जिससे पॉलीगैमी खत्म कर दी. लैंडलॉर्ड्स की जो जमीनें थी वो पेजेंट्री के हाथ आई. तो बहुत बड़ी सोशल चेंजेस सोशलिज्म की बुनियाद पे आई. वेस्ट के अंदर कहा जाता है, वेस्ट के अंदर उस हवाले से कहा जाए, मैं सिर्फ आपकी बात इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपने उसकी रैपिड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसकी बात की कि एक रैपिड एक लीप फॉरवर्ड की जो सारा सिलसिला जो डॉक्ट्रिन था, तो उसको वेस्ट के अंदर तो कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था माओ जेतुंग का कि उसने अपने वहाँ पे रूरल जो बैक फर्नेस वगैरह लगवा दिए. उससे यह था कि एग्रीकल्चर सारा बर्बाद हो गया और बिल आखिर बहुत से लोग मरे भी, हमें कई मिलियन लोगों का जहाँ पे वहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ. मैं यही कहने वाला था कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के ऊपर चाइना के अंदर भी इस पे बहुत तनकीद हुई है. और कहते हैं 15 to 45 मिलियन लोग इसमें मारे गए. उसके अंदर हुआ ये था, देखें, जो होती है ना ओपन सोसाइटी, उसके अंदर चाहे वो इंपीरियलिस्ट भी हो, ओपन डिस्कशन भी होती है, रिपोर्ट्स आती हैं. लेकिन जहां पे क्लोज सोसाइटी हो, कम्युनिस्ट पार्टी का टोटल कंट्रोल हो, तो माओ जे तुंग ने ये कहा तो सही कि आप यूं करें तो आप शॉर्टकट कर देंगे यू इन क्रिएटिंग द न्यू मैन. देखिए, न्यू मैन तो बनना था ना मार्क्स के मुताबिक, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैपिटलिज्म एक्सट्रीम पे आ जाता और सोशलिज्म आता. इन्होंने कहा वील कट शॉर्ट दैट होल हिस्टोरिकल इपॉक और ग्रेट लीप फॉरवर्ड मींस द न्यू मैन विल बी क्रिएटेड. लेकिन अमलन ये हुआ कि जब आप कलेक्टिवाइज कर देते हैं एग्रीकल्चर को और पेजेंट का उसमें कोई अपना इंटरेस्ट नहीं रहता, और कहा जाता है कि माओ ने बहुत हाई रेट बताए सरप्लस जो पैदा होगा इस तरह से, वो पैदा नहीं हुआ. तो जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको सरप्लस तो स्टेट को देना पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि लाखों और मिलियंस जो लोग हैं ना वो स्टार्व किया, क्योंकि उनसे लेके स्टेट को सही अकाउंट देने के लिए ये किया गया. ये किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक ये प्रोपोगेंडा है, वी विल नेवर नो. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर जरूर था. इसके अंदर जो माओ जेतुंग का जो कल्चरल रेवोल्यूशन है, इस पे आते हैं जी. जिसके अंदर उसने सारी एक ये भी सारा कम्युनिस्ट पार्टी की तारीख का एक अहम मोड़ था जो उसने सारा सिलसिला किया इनकलाब के बाद, कि उन्होंने डॉक्टर्स को और सारे सिलसिले को. आपका क्या ख्याल है कि ये कल्चरल रेवोल्यूशन जो है, अगर ये ना होता तो आज चाइना इतना तरक्की याफ्ता हो सकता था? देखें, उस कल्चरल रेवोल्यूशन ने तो ये चाइना ने प्रोड्यूस किया. ये तो चाइना डेन साइपिंग
का चाइनीज है 1978 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के वजह से। कल्चरल रेवोल्यूशन भी ग्रेट लीप फॉरवर्ड की तरह इकोनॉमिकली एक डिजास्टर ही निकला। हम्म, उससे बल्कि जो आपकी एक्सपर्टीज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों से निकाल दिए गए कि आप जाके किसानों में काम करें, टू डी क्लासीफाई योर सेल्फ। जो माओजे टोंग के अपोनेंट थे उनको भी उन्होंने बुरी तरह लिन शाओपिंग जो प्रेसिडेंट थे उनको रिजाइन करना पड़ा, बिकॉज ही वॉज द ओल्ड टाइप कम्युनिस्ट के नहीं ऐसे नहीं दुनिया बदलती, पहले ग्रेट इंडस्ट्रियल पावर हम बनेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। कल्चरल रेवोल्यूशन तो ग्रेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तो नहीं थी, वो तो थी कि बिफोर इंडस्ट्रियल सोसाइटी कल्चर चेंज करके आप जहन बदल देंगे। तो ये जो माओजे टोंग के है ना ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन, इसका मार्क्सिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल से ये कहना बड़ा लाजमी है कि जो मॉडर्न चाइना जो आज दुनिया में राज कर रहा है ये डेन शाओपिंग की देन है। अगर इसको हम इसी तरह से कहें जी तो फिर इसका मतलब ये है कि जो 72 इयर्स का जो सारा रेवोल्यूशनरी सारा सिलसिला है जो जो मौज़ेतुंग की क़यादत में हुआ था, उसका मौजूदा तरक्की के साथ मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मॉडर्न और सारा एक बड़ी ताकत, बड़ी इकोनॉमी सारी बनी है, इसके अंदर उसका कोई खास रोल नहीं है उस तरीके से आपकी बातों नहीं, से ये। नहीं, खास रोल तो यूं है कि इतने बड़े चाइना को ऑर्गेनाइज करना एक ब्यूरोक्रेसी के जरिए, एक पार्टी के जरिए, एक डिसिप्लिन के जरिए। एक और बात भी है, उन्होंने 100% तकरीबन लिटरेसी कायम कर ली। ये बहुत बड़ा इनकलाब था। तो जो उसके पॉजिटिव है वो यही है, डिसिप्लिन, काम, स्टेट की लीडरशिप में काम करना, एक ही तरीके से काम करना, वो आज तक चाइना के काम आ रहा है। देखें, डेन शाओपिंग ने कोई ओपन पार्टी सिस्टम तो नहीं ना लाए, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का डिसिप्लिन था कि सारी सोसाइटी को लीड किया जाए स्टेट के जरिए, वो तो उन्होंने कायम रखा है। तो वो माओजेटुंग की देन ही हुई ना। आज जो कहा और जाता है कि ये स्टेट कैपिटलिज्म है, क्या ये जी, स्टेट कैपिटलिज्म मैं है? यही कह रहा हूँ, या स्टेट कैपिटलिज्म ही आया। या डेन शाओपिंग ने स्टेट कैपिटलिज्म के जरिए ही इसको दुनिया में सबसे ज्यादा जो बिलियनर हैं, मैंने अभी शायद गिने थे 700 एंड समथिंग, वो सारे चाइनीज हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनर वहां हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इसका मतलब है कि वो अपनी जो मार्क्सिस्ट जो उनकी एक क्लास बेस स्ट्रगल थी, वो एक क्लासलेस सोसाइटी की तरफ मार्च जो है वो सारी नहीं चेंज हो नहीं, चुकी है। उन्होंने खुद ही, मुझे तो याद है क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ ये कोर्स ना, जी जी। देन शाओपिंग ने ये भी चेंज कहा, मतलब ये पढ़ाना शुरू कर दिया कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखना कोई बुरी बात नहीं है। हम्म। तो आप अपने अपने इनिशिएटिव से जितना कमा सकते हैं कमाएं, स्टेट का हिस्सा हमें मिलता जाए। तो प्राइवेट इनिशिएटिव उन्होंने दोबारा किया। फिर एक और बात हुई, जरा देखें, जिसमें पाकिस्तान का रोल भी है। जो चाइना की मॉडर्नाइजेशन हुई वो शुरू भी माओ जेडुंग के दौर में हुई। 1960s में सोवियत यूनियन को छोड़ के चाइना वाज लुकिंग फॉर अनदर पार्टनर। हाँ जी। और देखें, मैं तो इसका विटनेस हूं, क्रुश्चोव ने ये रिफॉर्म पॉलिटिक्स शुरू की थी, तो उस जमाने में जो माओइस्ट कम्युनिस्ट थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये तो सोशल इंपीरियलिज्म है, ये तो कैपिटलिज्म है, स्टेट कैपिटलिज्म है, हम इनकलाब चाहते हैं। तो वो सोवियत यूनियन का जो इन रिफॉर्म था वो रुक गया, और दोबारा जब शुरू हुआ तो इट वाज टू लेट। और गार्बाचोव ने जब रिवाइव किया तो सोवियत यूनियन क्लैप्स कर गया। बट लेट्स फॉरगेट सोवियत यूनियन। मैं कह रहा हूं कि चाइना की तब पोजीशन एक्सट्रीमिस्ट थी कि ये जो है ना, कि आप प्राइवेट इनिशिएटिव रखें, प्राइवेट बिजनेसेस शुरू करें, ये एक क्लास बिट्रेयल है। अब जब ये डेन शाओपिंग ने जब चेंजेस शुरू किए तो उनमें सबसे पहला चेंज ये था कि नहीं नहीं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, अपने इंटरेस्ट में काम करना भी इंटेलिजेंस का हिस्सा है, तो आप कीजिए लेकिन स्टेट के गाइडेंस के अंदर कीजिए। तो उन्होंने क्या किया है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो माओ ने बनाई थी और जिसका डिसिप्लिन आज तक कायम है, उसकी
उसकी लीडरशिप में उन्होंने कैपिटलिज्म को रिस्टोर किया है, और प्राइवेट कैपिटलिज्म भी है, साथ साथ बड़ी कंपनियां जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है उसमें चाइना का पूरा एक शेयर होता है। तो अब एक इसका, और बात, तो एक, इसका एक, इसका वेस्ट के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है फिर? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो मैं बताता हूँ क्या है ना। क्या? कॉन्फ्लिक्ट तो यही है कि जिसको आप एक दफा तैयार कर दें और वो आपका जो है चेला वो आपसे आगे निकल जाए, तो पहलवान का जो बुरा हाल होता है वही अमेरिका का हाल हुआ है। अमेरिकन पॉलिसी ये थी कि दुनिया की कम्युनिज्म को रोकने के लिए सोवियत यूनियन और चाइना में दरार जब तक नहीं पैदा होगी ये कभी हो नहीं सकता। तो जब साइनो सोवियत क्लैश हुआ, बॉर्डर क्लैश भी हुआ, तो चाइना तो याहिया खान के जरिए किसिंजर केम टू मीट द चाइनीज लीडर, और शायद माओ जेडुंग को भी मिले। तो उसे कहते थे पिंग पोंग डिप्लोमेसी, यानी सबसे पहले फिर चाइनीज आए, वो टेबल टेनिस खेलने वाले, बाद में फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट एक के बाद एक आया, कैसिंजर, दे ऑल केम। साथ साथ अमेरिका ने अपने जो अमेरिकन चाइनीज थे ना उनके जरिए से कहा कि आप इन्वेस्ट करें चाइना में। तो मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान के, वो थोड़ी देर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, शाहिद जावेद बरकी। ही रिटायर्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। उन्होंने कहा जी मुझे वर्ल्ड बैंक ने भेजा था 80s में चाइनीज को सिखाया जाए कि मार्केटिंग कैसे होती है, अकाउंट कैसे रखे जाते हैं। उनको तो कुछ भी पता नहीं था। दे वर वर्किंग इन द ओल्ड माओइस्ट मॉडल जो कम्युनिस्टों का होता है। तो वो तो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने और पूरी अमेरिकन पॉलिसीज ने इन्वेस्टमेंट्स कराई, बेतहाशा इन्वेस्टमेंट बाहर से आई, क्योंकि चाइना का तो अपना कैपिटल था ही कोई नहीं। दे वर अ पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो वो जब इन्वेस्टमेंट्स आई, उसमें फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कमाल ये है कि उन्होंने कहा भी यहाँ पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तुम्हारी जैसी नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल हम अपना रखेंगे, अलबत्ता आप भी इसमें से मुनाफा लें तो हम भी लेंगे। इस तरह अंडर डेन शाओपिंग द न्यू चाइना इमर्ज्ड। अब वो न्यू चाइना इतना कामयाब होता जा रहा है कि देखे ना, डेमोक्रेसी के अंदर रूल्स बनाना, ये करना टेक्स टाइम। द चाइनीज कैन मैनेज एवरीथिंग द वे दे वांट। तो कैपिटलिज्म भी चल, उसके अंदर जो यहाँ पे कहा जाता है कि जी इनके अंदर बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ सेंट्रलिज्म की वजह से वो सारा तो एक नहीं, वायलेट हो रहा वो तो नहीं है, वो है। तो नहीं है। बात यह है कि ये फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और इस किस्म के फ्रीडम साउथ ईस्ट एशिया में कहीं भी नहीं है। तो ये सिर्फ ना चाइना में है, मलेशिया में भी नहीं है, ना ये साउथ कोरिया में अब जाके डेमोक्रेसी की तरफ वो जा रहे हैं। ये पूरा इलाका कोई वहां पे इस किस्म का रिवाज ही नहीं है। वहां की प्रेस में, मैं 3 साल रहा हूं सिंगापुर में, एक ही अखबार, एक ही पार्टी, टोकन टोकन। तो ये जो है ना जमहूरियत वाली बात, ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर है और यूरोप के अंदर है, ना अरबों के अंदर है, ना ये सब कॉन्टिनेंट में जरूर है। वी डिस्कस एवरीथिंग एंड डिबेट एवरीथिंग। और फिर यूरोप की तो ट्रेडिशन ही ये है कि दे ऑलवेज डिस्कस एंड डिबेट गुड एंड बैड। तो चाइना ने कामयाबी इस तरह हासिल की है कि उन्होंने कोई बाहर से मुदाखलत जो उनके इंटरेस्ट में नहीं है उसको होने नहीं दिया, और साइंस पे बहुत एजुकेशन, उन्होंने क्वालिटी पे बहुत जोर दिया है। देखें, मुझे वो परवेज हुदबॉय साहब जो हैं उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि अमेरिकन जो स्टैंडर्ड के हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनसे ज्यादा डिफिकल्ट है चाइनीज हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन। तो दे टेक द मोस्ट इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट पीपल। अब ये जो सोच है ये तो प्योर कैपिटलिस्ट मार्केट सोच है ना, इसका सोशलिज्म से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में अमेरिका को टैकल करना है तो यू नीड द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन्स। इसके अंदर जब जो इस वक्त उस रीजन के अंदर, अगर पाकिस्तान के हवाले से सारा देखें तो पाकिस्तान में चाइना के हवाले से दावे बहुत किए जाते हैं कि चाइना से ताल्लुकात सारा कुछ, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी और जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो सारे के सारे वेस्ट और अमेरिका के साथ ही हैं और वेस्टर्न इदारों के साथ ही होते हैं।
वो हम जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम जाते IMF के पास हैं, और दावे हमारा भाईचारा जो है वो चाइनीज के साथ है। वो महल चाइनीज भी जानते हैं, लेकिन चाइनीज की मजबूरी भी आप देखें कि उन्होंने अपना वो जो रोड एंड वो क्या है, वो बेल्ट जो उन्होंने बनानी है, जी। तो पाकिस्तान की पोर्ट ग्वादर या और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, या शेंग शेंग से यहाँ पे लाना, या उसकी मजबूरी है उनकी। तो पाकिस्तान की इन हरकतों को तो उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट में सिपेक्स का कितना फायदा उठा रहा है, चाइना कितना सीरियस है, उस पर कोई कोई खबर ही कोई नहीं है सीरियस हाँ, कई लोग कह रहे इंफॉर्मेशन हैं ही खड़ा है, नहीं वो है। काम तो खड़ा हो गया, वो काम अब चल नहीं रहा। जी हाँ। यही सुना है कि वो काम रुका हुआ है। अब उनके या 12 लोग मारे गए हैं, या वो एक बस के इंसिडेंट में। कुछ लोग कहते हैं वो शायद टेररिज्म का एक्ट था। या हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नहीं जी, वो जो था ना ट्रक या जो वो वैन है वो गिर गई थी या समथिंग। उन्होंने ये भी कहा है, साथ ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वहां पे वो बारूद कोई इस किस्म का मिला है। सो वी डोंट नो पाकिस्तान एंड चाइना कितने एक दूसरे के लिए लाजम और मजलूम वो क्या है, ये मुझे नहीं पता। इंडिया को काउंटर करने के लिए दे नीड पाकिस्तान, पाकिस्तान को इंडिया को रोकने के लिए दे नीड चाइना। ये तो एक क्लियर है जो आपको मुझे बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन ये दिस कैनॉट बी द ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान का ब्रेक थ्रू तो ये हो कि वाकई बहुत इन्वेस्टमेंट चाइना से आए और एक इंडस्ट्रियल इनकलाब आ जाए। लेकिन उसके लिए हमने लोगों को तैयार किया है। चाइनीज कहते हैं हमको अपनी वर्क फोर्स इसलिए लानी पड़ती है कि आपके लोग ही अनपढ़ हैं। दे कांट टेक दे कांट वर्क विद मॉडर्न मशीनरी एंड क्योंकि ट्रेंड हमने नहीं जीरो। है। हाँ, सही सही। या उनकी 100% जो है ना लिटरेसी रेट है उनकी वर्किंग क्लास का। अब आपका आपका क्या ख्याल है कि चाइना जिस तरीके से अपने इर्द गिर्द सारे पेरिफेरी में पूरा एक्सपेंशन उसका हो रहा है, तो ये इससे इसका कोई हेजमोनिक कॉन्सेप्ट भी चाइना के हवाले से मौजूद है कि ये अपनी जगह एक इंपीरियलिस्ट, एक इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म एक तरह का छा रहा है? देखें जी, कई लोग तो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा इंपीरियलिज्म है जो जवाबदेह भी नहीं है बिल्कुल। क्योंकि जो ब्रिटिश आए, अमेरिकन जो भी हैं, उनके जर्नलिस्ट आ जाते हैं, उनकी ऑपोजिशन पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन हर चीज के ऊपर नजर रखी जाती है। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रेटिंग रूटिंग सारी आपको मुझे पता ही है कि डेमोक्रेसी का क्या स्टैंडर्ड है। हाँ जी, ये सब चीजें वो करते हैं क्योंकि एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी के एक अपना तरीका तो है ना दुनिया को इवेल्युएट करने का, क्लासिफाई करने का। चाइनीज दे से वी हैव नथिंग टू डू विद द इंटरनल पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट के साथ या स्टेट के साथ डील करते हैं। तो वो गवर्नमेंट्स अपने लोगों के साथ क्या कर रही हैं, दे से इज नॉट आवर प्रॉब्लम। ये तो बहुत सूट करता है एक ऐसी पावर को कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने इंटरेस्ट के लिए वो गवर्नमेंट के साथ डील कर ले। और पाकिस्तान के साथ तो यूं ही हुआ है। कहते हैं श्रीलंका जो है वो अपनी वो जो उन्होंने लोन ली थी वो पे नहीं कर सके तो उनको अपनी पोर्ट देनी पड़ी है। इफ दैट इज ट्रू, तो ये तो ऑल एक्ट्स ऑफ क्लासिकल इंपीरियलिज्म है ना। मैं इल्जाम इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि जब तक सॉलिड प्रूफ ना हो, ये बातें हम रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, और इस पे आर्टिकल्स भी हैं। जिस तरह के एक मैंने आर्टिकल अभी आपसे बात करने से पहले, येल यूनिवर्सिटी के 2 स्कॉलर्स, एक चाइनीज और एक अमेरिकन नाम लगता है मुझे, उन्होंने कहा 16.5 to 45 million people were killed because of the great leap forward। अब वो उनके टॉप क्लास जर्नल में ये पब्लिश हुआ है। क्या ये सारा झूठ है? आई हैव नो वे ऑफ नोइंग इट। लेकिन जब आप रिसर्च करते हैं तो आप इसी किस्म के जर्नल्स के हवाले से एक आर्गुमेंट देते हैं ना। चाइना ने जो कमाल किया है वो यही है कि चेला जो है वो अपने उस्ताद से आगे निकल गया है। जिस तरह बुल्ले शाह के जो पीर थे, शेख वो क्या नाम था उनका, क्या नाम था यार, शाह अनायत कादरी। अनायत कादरी, अनायत कादरी। हाँ जी, हाँ जी, उनसे आगे बुल्ले शाह निकल गया। तो ये तो होता है। तो चाइना अब इसका
हर फ्रंट पे। अभी तो वो उन्होंने शायद मार्स के ऊपर लैंड करा दी है अपनी एक मशीन, जो कि सिर्फ अमेरिका पहले कर सका है और अब चाइना ने की है। चाइना अपने स्पेस के अंदर भी पूरी हिस्सा ले रहा है। तो दुनिया के लिए तो ये बहुत बड़ा एक तब्दीली है। मुझे नेपोलियन की वो बात याद आ रही है, लेट चाइना द जायंट रिमेन asleep because when the giant awakes the world will shake। वो नेपोलियन की बात सच्ची हो रही है। देखिए फर्क क्या है। चाइनीज 1.4 बिलियन वो अपनी पॉपुलेशन बताते हैं, उसमें से वो कहते हैं 94% आर हान चाइनीज। एक ही वो एथनिक ग्रुप है। वेदर दिस इज ट्रू और नॉट आई डोंट नो, लेकिन क्योंकि मुझे कोर्स पढ़ाना पड़ता है तो मैं ये सारी चीजें चेक करता रहता हूँ। हमारे यहाँ देख लें, हमारे यहाँ कितनी एथनिसिटीज हैं, कितने मजहब हैं, कितनी जात बरादरी हैं और उनके अंदर हायरार्की है। तो ग्रेट पावर बनने के लिए जो आपकी होती है ना एक मैस सपोर्ट बेस, वो जो चाइना के पास है वो इसके दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये बात सही है, ठीक। हाँ, चाइना उसको पूरा अपने इफेक्टिवली अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर रहा है। हु केयर्स फॉर डेमोक्रेसी, हु केयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स। ये भी कहना चाहिए कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक अपना सिस्टम है कि अपने वर्कर्स के जरिए दे कीप इन्फॉर्म्ड कि भी क्या चीजें हमने चेंज करनी है कि लोग हमसे बिल्कुल ही मुतनफर ना हो जाए। तो वो ये नहीं है कि हाँ। आखिर में ये जरा थोड़ा सा फरमाइए कि ये अगर चाइना अपने एक रीजन के अंदर अपने चारों तरफ उसका एक एक्सपेंशन का अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, इसी तरह के सीपैक की तरह के हर तरफ उसने उसका एक 8-9 कॉरिडोर इस वक्त उसके एक तरह से प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं। तो ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये जैसे चाइना का एक जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो एक्सपेंड होगा, क्या चाइना का आमदोरफ्त दुनिया के अंदर एक्सपेंड होगी। इससे रीजन के अंदर चाइनीज जुबान का इन्फ्लुएंस कहाँ तक इंक्रीज होगा, ये लैंग्वेज का सिलसिला कहाँ तक इफेक्ट होगा इर्द गिर्द के इलाकों में। देखिए पाकिस्तान के अंदर तो सुना है कि सिंध के अंदर उन्होंने चाइनीज स्कूलों में खुद ही पढ़ाने का इरादा किया है, क्योंकि जरदारी साहब वाज द फर्स्ट वन हु वेंट टू चाइना। तो एक ये वजह है। और मैंने जो 3-4 साल पढ़ाया है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे तो रेगुलर चाइनीज डिपार्टमेंट और वहाँ पे टीचर्स हैं जो पाकिस्तानियों को चाइनीज सिखाते हैं, क्योंकि नौकरियां चाइनीज कंपनीज के अंदर अब पाकिस्तानी करेंगे। तो चाइनीज जुबान का तो लोग जाहिर है जिसमें आपको नौकरी मिलती है, आपका आपकी है ज़ाहिर हाँ, जुबान उसी के वो कौन नहीं सीखता। वो शैतान की जुबान लोग सीखने को तैयार हो जाएंगे अगर उसकी कोई जुबान है हमारे अलावा जिसमें से आपको रोटी मिलती है, वही जुबान आप बोलते हैं, वही आप सीखते हैं। ये मैंने पंजाबी नेशनलिस्टों को बताया कि यार लोग उर्दू में इसलिए करते हैं ये सारा कुछ क्योंकि नौकरी उसमें मिलती है। तुम पाकिस्तान की स्टेट को कन्विंस कर लो। लेकिन अच्छी तो नौकरी तो अंग्रेजी में मिलती है, अच्छी नौकरी तो उर्दू में भी नहीं मिलती। हाँ चलो उन्हें वो भी नहीं मिलती, अच्छी नौकरी के लिए फिर अंग्रेजी चाहिए। आई एग्री ये बात सही है आपकी। हाँ लेकिन चाइनीज आर द ग्रेट पावर नंबर 2 इस वक्त है। क्या वो नंबर 1 हो जाएंगे या नहीं आई डोंट नो। जो अमेरिका की अट्रैक्शन है वो उसकी आजादी है। अगर हम कहें कि दुनिया के लोगों को कहा जाए कि आप चाइना जाना चाहते हैं या अमेरिका, तो आई एम स्टिल श्योर कि मोस्ट पीपल विल गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप और मैं वेस्ट में रहते हैं, जिन आजादियों को हम एंजॉय करते हैं उनको हम नहीं छोड़ना चाहते। क्या ख्याल है? ठीक बात, ठीक। ये वेस्ट की ग्रेटनेस है कि उन्होंने इंपीरियलिज्म भी किया लेकिन उससे हमेशा सीखते भी रहे। जाहिर है दे वांट टू वो अपनी डोमिनेशन तो अमेरिका चाहता ही है ना, एंड दे विल ट्राई ऑल द ट्रिक्स टू प्रिवेंट चाइना फ्रॉम बिकमिंग नंबर 1। ये भी मैं जानता हूँ, पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है। लेकिन ये भी होता है कि 2 ग्रेट पावर्स कैन शेयर, वो क्या कहते हैं, स्फीयर्स, मिल के भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी बातचीत हो गई हमारी चाइना के हवाले से, एक मौजूद जो जिसकी तशनीगी थी और इसका थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी आपकी माय प्लेजर। टाइम निकालने।